नमस्कार दोस्त, मेरे भाई, आज फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। तो आज हम लोगों का क्लास चलेगा नहीं, आज चलेगा छात्रों की अदालत, या फिर बात करें तो हिंदुस्तान की जनता की अदालत। अब यदि हम लोग एक्चुअली भारत देश के नागरिक है तो हम लोग का एक दायित्व बनता है कि अगर देश से जुड़ी कोई अगर मुद्दा होती है तो उस मुद्दा पे हम लोगों को बात कर लेना चाहिए। और अभी सीमा हैदर को लेकर के हमारे देश में जो खबर है वो काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो और चूंकि ये देश से जुड़ी खबर है और देश की रक्षा से जुड़ी खबर है, तो इसमें हम हिंदुस्तान के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं या फिर हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी राय लेना चाहते हैं कि आखिर ये सीमा हैदर के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सीमा हैदर को भारत में शरण दिया जाना चाहिए या फिर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। तो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, कृपा क्या कहना चाहते हैं आप सीमा हैदर के बारे में। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए या फिर भारत में शरण देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि सीमा हैदर को यहाँ शरण देने से भारत पाकिस्तान के बीच की जो दुश्मनी है उसे ख़त्म किया जा सकता है। आपका क्या राय है इसके बारे में? सर, उसको जो है सो पहले यहाँ का प्रशासन मतलब उसको संज्ञान में लेके उस पर जांच कमेटी बैठा और पूरा तरह से सच्चाई का पता होने के बाद मतलब कोई डिसीजन मतलब लेना चाहिए, हम ये मानते हैं। क्योंकि मतलब दो पहलू हो सकता है, उसका जो बात बोल रहे हैं या सच्चा मोहब्बत होगा या तो फिर वो जासूस हो सकती है। तो इस पर जो है सो मतलब अच्छा तरह से मतलब जांच हो और उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाए मतलब ठीक है। जांच लेने के बाद यदि आपको लगता है कि अगर वो किसी आईएसआई संगठन से जुड़ी हुई नहीं है तो क्या आपको लगता है कि उसे यहाँ शरण दिया जाना चाहिए? कुंदन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अगर आईएसआई से नहीं जुड़ी, अगर उसका मोहब्बत सच्चा है तो फिर उसको शरण दिया जाना चाहिए। अब देखिए, किसी एक प्यार को लेकर के किसी एक घर को बसाने के अगर नज़रिया से आप अगर देखें तो हम भारतीय जवान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। चूँकि यदि बात किया जाए तो ये जो आईएसआई होता है या फिर जो रॉ एजेंट होता है या फिर किसी भी देश का जो खुफिया एजेंसी होती है, ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो अगर एक हाथ करता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। तो अगर इस मुद्दे पे बात किए जाए तो देखिए, जैसे कि हमारा जो पुलवामा हमला हुआ था, तो पुलवामा हमला के पीछे एक दिन का ये क्रिया नहीं था, एक दिन की गई साजिश नहीं थी। इससे पुलवामा हमले के पीछे काफ़ी दिनों से ये साजिश चलते आ रहा था, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो दोनों में फ़र्क क्या है? हिंदुस्तान की जो अभी सोच है वो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए सोचती है। वहीं पाकिस्तान की जो जनता है वो अपने देश के विकास के लिए ना सोच करके किसी भी देश में किस तरह से आतंकी अंजाम देना है इसके बारे में वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। आज बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के यदि 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जहां हमारे हिंदुस्तान में 5 से 6 साल के बच्चे के हाथों में कॉपी कलम होता है, वो देश के लिए सोचते हैं, अपने तरक्की के लिए सोचते हैं, अपने विकास के लिए सोचते हैं। वहीं पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान में 5 से 6 साल के बच्चों के हाथों में गन और बंदूक धरा दिया जाता है और हमारे भारत के खिलाफ उसके दिमाग में एक जहर बो दिया जाता है। तो भारत में बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग के आई है तो उसे भारत की बहू बना लेना चाहिए। यदि बात करें हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए, जो आज से 3 से 4 साल पहले ही पुलवामा हमला की यदि बात करें, यदि उस पर गौर करें तो उसमें 1, 2, 3, 4 नहीं, हमारे भारत के 44 जवान शहीद हुए थे। गौर करने की बात है। तो हम सीमा हैदर को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यदि एक बार हम पुलवामा हमले पे गौर कर लेते हैं, देखिए पुलवामा हमले के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई थी पाकिस्तानियों के द्वारा, समझ रहे हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक परिवार में या एक माता पिता से कम 7, 8 या 10 बच्चे जन्माना कोई गुनाह नहीं होता है। और वो लोग ये समझते हैं कि ये अल्लाह का देन है और इसमें से अगर कि एक दो लड़के को यदि अल्लाह के लिए अगर हम कुर्बान भी हो जाए तो ये कोई नाजायज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये मानना है पाकिस्तान के लोगों का। जैसी बात करें हम, देखिए अजहर मसूद अली पाकिस्तान के कोई आम नागरिक नहीं है भाई साहब। ये देखिए, अजहर मसूद अली के पिता एक पाकिस्तान के स्कूल का प्रधानाध्यापक थे, सबीर, समझ रहे हैं ना। इसके पिता कहा जा रहा है कि ये जो सबीर थे ये किसी पाकिस्तान के स्कूल का एक प्रधानाध्यापक थे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक के बेटा अजहर मसूद अली एक बहुत बड़ा आतंकवादी साबित होगा? क्या ऐसा सोच सकते हैं आप? इसका ये मतलब है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी आतंकियों का सपोर्ट करते हैं। पढ़े लिखे
परिवार के लोग भी अपने बेटा को क्या करते हैं कि आतंकियों के लिए तैयार करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये प्रधानाध्यापक सबीर, प्रधानाध्यापक के अलावा एक मौलवी भी रह चुके हैं, और मौलवी के बेटा अजहर मसूद अली ये भी एक पढ़ा लिखा इंसान था और ये एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन चलाते थे, समझ रहे हैं ना। उसका ये एक अध्यक्ष थे अजहर मसूद अली। कहा जाता है कि अजहर मसूद अली सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं था, ये ब्रिटेन भी गया था, ब्रिटेन में भाषण दिया था, उसके बाद ये भारत आया तो भारत में बिना किसी सबूत के भारत में प्रवेश कर गया था, और एक बार ये पकड़ा भी गया था, जेल भी गया था ये अजहर मसूद अली, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा बात कहा जाता है कि यदि हम बात करें दिल्ली की, तो कहा जाता है कि दिल्ली में अगर एक बार गौर करें तो 2001 में दिल्ली का जो संसद है उस पर अटैक हुआ था, समझ रहे हैं। और इस संसद पर जब अटैक हुआ था तो इस अटैक से जुड़ा एक था अफजल गुरु, तो अफजल गुरु को पकड़ा गया था और उसके बाद उसे 2013 में फांसी दे दी गई थी। अफजल गुरु, ये दिल्ली का जो संसद है इस पर अटैक किया गया था। हाँ, संसद पे अटैक हुआ था और इस अटैक से जुड़ा था एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान का था, उसका नाम था अफजल गुरु। अफजल गुरु कहा जा रहा है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और उससे 6 दिन पहले 8 फरवरी को ही ये साजिश देखने को मिल रहा था कि पुलवामा पे कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। अच्छा, बात करें तो कोई भी अटैक होता है, यदि हमारे देश में अगर कोई हमला होता है तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके पीछे एक OGW ये काम करता है जिसको कहा जाता है ओवर ग्राउंड वर्कर्स, OGW, इसका मतलब होता है ओवर ग्राउंड वर्कर्स। ये ओवर ग्राउंड वर्कर्स का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डिफेंस से कौन से मुद्दा चल रहा है, तो ये सैन्य संगठन का जितने भी खबरें होती है वो आतंकियों को देने का काम करते हैं, समझ रहे हैं। तभी तो पुलवामा हमला, देखिए यहाँ अगर बात करें तो ये जम्मू है और ये श्रीनगर है और दोनों की बीच की दूरी 271 किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ है जम्मू में ट्रांजिट कैंप, ये आर्मियों का एक कैंप है और यहाँ से कहा जा रहा है कि 78 बस यहाँ से रवाना हुई थी, समझ रहे हैं ना। 78 बस कहा जा रहा है कि आर्मियों का 78 बस यहाँ से रवाना हुई थी और ये जो घुमावदार सड़कें थी इस पर इसको सफ़र करना था। उसमें एक आर्मी था जिसको छुट्टी मिल गया था और पहली बार अपने साथियों को देखा था, मतलब कहा जा रहा है कि आखिरी बार वो देखने का मौका मिला उसको। उस दिन संजोग से उसको छुट्टी मिल गई थी, वो भी बस में था, लेकिन जो उनके सीनियर थे उन्होंने कहा कि आज आपका छुट्टी जो है वो कबूल किया गया है और उसको मंजूरी दे दी गई थी। और संजोग ये रहा कि समझिए कि अपने बटालियन को, अपने साथी को वो आखिरी बार ही देख पाए। वो बेचारा खुशी खुशी तो बस से निकल गए, लेकिन बाकी जो हमारा कहा जा रहा है कि 4000 के आसपास जो आर्मी थे यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे, समझ रहे हैं। और रवाना हुए थे, रवाना होते होते पुलवामा से 5 से 6 किलोमीटर पीछे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पहले का जो नियम था, आर्मी का जब गाड़ी चलता है तो उसके बीच में किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं थी या फिर उसके बीच में घुसाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2003 में ये अनुमति दे दी गई थी कि जो सैन्य गाड़ी है, सैन्य वाहन है, उसके बीच में किसी भी गाड़ी को घुसाया जा सकता है, लाया जा सकता है या फिर ओवरटेकिंग किया जा सकता है, समझ रहे। और इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तानियों ने। यहाँ से जब जा रही थी तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर से जब उसे पीछे एक बाईपास था तो यहाँ से कुछ 16 गाड़ी के आसपास ये दूसरे रूट में चली गई थी। और ये रास्ता देख रहे हैं आप, बाईपास वाला रास्ता, ये बाईपास काकापोरा, ये एक बाईपास रास्ता है। काकापोरा में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था डार। अब ये डार, इससे पहले भी सांबा, यहाँ जम्मू कश्मीर से पीछे आइएगा तो यहाँ पे एक सांबा है और इसके बीच में एक गुफा बनाया गया था जिस गुफा से आतंकी जम्मू में प्रवेश किए थे। उस समय का है ये डार, समझ रहे हैं ना। तो कहा जा रहा है कि ये डार
ये काकापोड़ा के रास्ते से क्या किया था कि जब यहाँ पे गाड़ी आई थी तो गाड़ी के पीछे गाड़ी में नंबर दिया गया था। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5वां नंबर गाड़ी को छोड़ करके, और समझिए कि उस डार को ये बात मालूम था कि किस बस में अधिक से अधिक सेना बैठी हुई है, समझ रहे हैं। और ये 5 गाड़ी को छोड़ करके और उस गाड़ी के पीछे में, ये उस गाड़ी के आगे में अपना गाड़ी लेके चला गया, वैन छोटी कार को लेके चला गया, जिस कार में लगभग 78, ये कहा जा रहा है कि सबसे अधिक सेना बैठे हुए थे, समझ रहे हैं। और एक होता है आईईडी, एक होता है आईईडी। आईईडी क्या होता है? अजहर मसूद का एक भतीजा था, कहा जा रहा है कि एक अजहर का एक पुत्र था हैदर, समझ रहे हैं। और ये जो सीमा हैदर, समझ रहे हैं ना, उसी की खानदान की हो सकती है सीमा हैदर या गुलाम हैदर। अजहर मसूद अली का बेटा था हैदर, जिसका हिंदुस्तानियों ने एक बार शूट कर दिया था। तो जब ये 50 साल के थे अजहर मसूद अली, तो कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में जो सेना का हॉस्पिटल होता है, सेना का हॉस्पिटल, एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है सेना का, उस हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। आप देख सकते हैं आतंकियों का इलाज एक सेना के हॉस्पिटल में किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उस हॉस्पिटल में, रावलपिंडी के हॉस्पिटल में, उसका अजहर मसूद अली जो कि आतंकी संगठन चलाने वाले थे, इसका वहाँ इलाज हो रहा था। और ये लगभग इस कहा जा रहा है कि इसका गुर्दा खराब हो गया था। देखिए, अजहर मसूद अली का जो भतीजा था रशीद, वो आईईडी चलाने में बहुत माहिर था। आईईडी जो होता है वो आरडीएक्स को उड़ाने में ये काफ़ी मददगार होता है, समझ रहे हैं। और उसमें वो माहिर था। तो जब वो हॉस्पिटल में था अजहर मसूद अली, तो उसने रशीद से कहा कि तू भी मेरा भतीजा है, और जो उसके बेटे का जो मौत हुआ, जो हिंदुस्तानियों ने जो शूट किया है, उसका तुम्हें बदला लेना है। और तब से ये जो रशीद था, ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के पीछे पड़ा था, समझ रहे हैं ना। और कहा जा रहा है कि पुलवामा से 5 से 6 किलोमीटर पीछे एक गाड़ी में 80 केजी का आरडीएक्स भरा गया था, और उस आरडीएक्स को आईईडी से जोड़ा गया था। ये एक डिवाइस होता है, समझ रहे हैं। और उसमें उस गाड़ी को चला रहे थे डार, और ये सीधा क्या किया, 5 गाड़ी के आगे जा कर के और अपने गाड़ी को ये एस्लेटर पे पैर रखा और इतना स्पीड से सीधा घुमाया आर्मी के गाड़ी के आगे में, और सीधा वो जो टाइमर होता है, जो बम को उड़ाया जाता है, सीधा टाइमर पे हाथ दिया और सीधा, अच्छा, उड़ाने से पहले उसने कहा था या अल्लाह खुदा हाफिज़। मतलब उन लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम मर भी जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं, हम अल्लाह के लिए कुर्बान हो गए, समझ रहे हैं। और उसने अल्लाह का नाम लेकर के और टाइमर को दबा दिया और ख़ुद भी उड़ गया। और हमारे, अब बताइए, 14 फरवरी 2019 को वो डार, जिसने भी थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि उसका मौत होने वाला है, और वो जो टाइमर था जिसमें 80 केजी का आरडीएक्स भरा हुआ था, और उसने टाइमर को दबाया और ख़ुद भी उड़ गया, और हमारे भारत के 44 जवान को साथ में लेकर के शहीद हो गया। तो हम कैसे विश्वास करें इन पाकिस्तानियों पे? कैसे कहे कि वो प्यार का सौगात लेकर के आई है सीमा हैदर? और बात करें यदि हम भारत की, तो भारत में 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव भी होने वाला है। यदि कल को यदि भारत में कोई घटना घटती है या फिर प्रधानमंत्री के साथ में यदि कुछ हादसा हो जाती है, फिर इसका जवाबदेही कौन लेगा? फिर जो लोग अभी कह रहे हैं कि सीमा को भाभी बना लेना चाहिए, फिर वो भाभी के साथ में मिल करके नागिन डांस कीजिएगा आप लोग। फिर सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा कि काश उसी समय सीमा हैदर को सज़ा दे दिया जाता, या फिर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता, या फिर सीमा हैदर को जेल में डाल दिया जाता। फिर उस समय अफसोस करने के बजाय कुछ नहीं दिखेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सीमा हैदर गलत है या सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि सीमा हैदर के अलावा सीमा हैदर उतनी भी खूबसूरत नहीं है जितनी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम जैसी लड़कियां हैं। तो यदि मोहब्बत करना ही है भाई, तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है उतनी लड़कियां, उससे मोहब्बत कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने की, उसे यहाँ लाने की? किस तरह हम विश्वास करें पाकिस्तानियों पे? तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, मेरा ये मानना है कि सीमा हैदर को अभी शरण नहीं दिया जाना चाहिए।
और यदि आप लोगों को लगता है कि यदि उसे शरण दिया जाना चाहिए तो क्यों दिया जाना चाहिए, हम भारत के जनता से पूछना चाहते हैं, भारत की छात्राओं से पूछना चाहते हैं, क्यों दिया जाना चाहिए। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा, क्योंकि ये देश से जुड़ी हुई मुद्दा है और इसमें किसी भी देश को चलाने में जो छात्र होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो मैं छात्रों से पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से इसलिए राय लेना चाहते हैं ताकि हम भारतीय लोग ये नहीं फिर से देखना चाहेंगे, ये सहना नहीं पसंद करेंगे कि पुलवामा जैसा फिर से कोई आतंकी हमला हो और हमारे भारत के जवान मारा जाए। तो आप लोग अपनी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या सीमा हैदर से जुड़ी क्या राय है आपकी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।